नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। हिंदुस्तान में आजकल जो हो रहा है वो बहुत बड़ी साजिश है। अचानक देखेंगे तो कल जुम्मा है और आज कई शहरों में तेजी से हिंसा की आग फैल गई। पिछले 2 जुम्मे से लगातार ऐसा ही हो रहा है। कानपुर में हुआ, यूपी के अलग अलग शहरों में हुआ, आज बिहार में हुआ, कल कहीं और होगा। हर लोकेशन की क्रोनोलॉजी एक जैसी। मोदी को घेरना है, योगी को घेरना है। जामा मस्जिद के सामने कुछ हुआ तो टारगेट मोदी, बिहार में ट्रेन जली तो टारगेट मोदी, प्रयागराज में हिंसा हुई तो टारगेट मोदी और योगी, हरियाणा में हंगामा होता है तब भी निशाने पर मोदी। दरअसल ये वो सोच है, इसकी पूरी ट्यूटोरियल छपी है और ये ट्यूटोरियल किसी किताब में नहीं छापी गई। आज मैं आपको वो बताऊंगा जो सबसे नया नजरिया है। अब यह काम व्हाट्सएप पर उतना नहीं हो रहा है क्योंकि दंगाइयों को समझ में आ गया है कि पुलिस ट्रैक कर लेगी। ट्विटर पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों को समझ में आ गया है कि वो भी पकड़े जाएंगे। अब यह काम दुनिया के बहुत ही खतरनाक संगठन किसी और रास्ते से कर रहे हैं। किसी भी मुसलमान की फोटो चिपका दी जाती है, लोकेशन हिंदुस्तान का कोई शहर लिख दिया जाता है, कभी मोदी की कभी योगी की तस्वीर उस पर चिपका दी जाती है और दंगे का प्लान बना दिया जाता है। शहर शहर आग लगा दी जाती है। हिंदुस्तान में लोग इसी प्लान को घुमाने लगते हैं। तो इसलिए आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान सभी को सावधान रहना है, पूरे हिंदुस्तान को अलर्ट रहना है। आतंक की नई साजिश रची गई है। मोबाइल दंगाइयों के सरगना की घुसपैठ हो गई है। बहुत गौर से पढ़िएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है, ये कौन है, ये किसका वेट कर रहा है, किसको वेलकम टू इंडिया कह रहा है, किसे ज्वाइन करने के लिए लोगों को उकसा रहा है, गोलियों की आवाज फिट करके कौन से नारे लगवा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मर्सिया, मसलके आला हज़रत, फैज़ रज़ा, फैज़ हुज़ूर मुफ्ती आज़म। यूपी, गुजरात, मुंबई, दिल्ली वाले टेक्स्ट फिट करके इंडिया को सुलगाने वाली स्क्रिप्ट पर कौन काम कर रहा है। पाकिस्तान का झंडा चिपकाकर किस किस तरह के वीडियो बन रहे हैं, कहां कहां बन रहे हैं, कैसे कैसे ऑडियो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मोदी के खिलाफ हर रोज नई नई प्लानिंग हो रही है। साजिशकर्ता देश के बाहर भी बैठे हैं, देश के भीतर भी बैठे हैं। आज हम इन्हीं साजिशकर्ताओं की एक नई फौज को एक्सपोज करेंगे। ध्यान से देखिए इस हैंडल को, किसे किसे टैग किया गया। राहुल का नाम है, भाईजान की पार्टी भी है, दीदी भी है, मोदी विरोधी लेफ्टिस्ट भी हैं। इस थ्रेड की एक एक डिटेल चौंकाने वाली है। देश को सुलगाने वाले घर में ही बैठे हैं, बिल्कुल करीब बैठे हैं। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तरीका बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। 84 वाला एंगल डालकर इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल फिट करके मोदी पर सीधा अटैक किया जा रहा है। इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। मुंबई की याद दिलाकर यूपी के गली मोहल्लों में पोस्टर वायरल कराया जा रहा है। सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। ये जहर कौन भर रहा है, ये टेक्स्ट कौन चिपका रहा है, कौन है ये आर्यन, कौन है ये शान खान, कौन है ये जयान, क्या है इसका लोकेशन। ये एक बिल्कुल नया पैटर्न है। देश को सुलगाने वाला नया गैंग जगह जगह एक्टिव है। जयान की इंस्टाग्राम स्टोरी में जो कुछ भी दिखा है वो कोई संयोग नहीं, एक खतरनाक प्रयोग है। एक और स्क्रीनशॉट देखिए। इस शख्स का नाम अरमान है। इंस्टाग्राम पर यह खुद को किंग कहता है। कट्टा हाथ में लेने वाला इंस्टाग्राम रील बनाता है, उसमें मरने मारने वाला म्यूजिक फिट करता है। थोड़ी देर बाद इसी अरमान के इंस्टाग्राम हैंडल पर बंदूक वाली तस्वीर के साथ ये मैसेज दिखता है। ऐसे मैसेजेस कौन लिखता है?
तो चलिए एक एक करके इंस्टाग्राम पर दंगे की रील बनाने वाले, पोस्ट शेयर करने वाले, उसे वायरल कराने वाले सारे चेहरों की पड़ताल करते हैं नाम के साथ। इंस्टाग्राम पर महासंग्राम की चेतावनी देने वालों का पता खंगालते हैं। पुलिस ने रांची के दंगाइयों के पोस्टर लगाए, बाद में पुलिस ने ही ये पोस्टर्स हटाए, लेकिन तब तक देश के कोने कोने में लोगों के मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये पोस्टर्स पहुंच गए। अब सवाल ये है कि दंगे की नई साजिश का रांची से कौन सा डायरेक्ट कनेक्शन है? इसका जवाब इस इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद है। हैंडल का नाम है आई एम जयान। इस हैंडल से लगातार माहौल बिगाड़ने वाले वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए, आपत्तिजनक ऑडियो फिट किए गए। ये शख्स बिना किसी डर और खौफ के ISIS और अलकायदा जैसे संगठनों को अपने प्रोफाइल पर प्रमोट करता दिखा। लोगों को यूपी, गुजरात, मुंबई, दिल्ली के हमले के लिए उकसाता दिखा। एक पल के लिए किसी को भी यही लगेगा कि ये कोई बाहरी शख्स होगा, हिंदुस्तान का नहीं होगा, लेकिन इसका लोकेशन आप खुद देख लीजिए। बड़े बड़े लेटर्स में लिखा है ये रांची का रहने वाला है। अब सवाल यह है कि ये शख्स जो कह रहा है, जो कर रहा है, इसका आइडिया इसे आया कहां से? क्या ये सच में ऐसा चाहता है? और क्या हिंदुस्तान के मौलाना ऐसी दंगाई सोच से इत्तेफाक रखते हैं? अलकायदा की हैसियत क्या है? पहले तो उसकी औकात है क्या जो हमारे मुल्क को धमकी दे? और अलकायदा तो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहता है। यही तो एक सवालिया निशान है ना हमारे लिए कि हम वो मौका ही ना दें कि ऐसे कोई बच्चों को, नौजवान बच्चों को बहका कर वो अपनी तरफ ला कर इस्तेमाल कर सके, बल्कि हम सबके साथ बराबर का इंसाफ करें, एक जैसा काम करें, ताकि अलकायदा जैसे लोगों को, आतंकवादी तंजीमों को, दहशतगर्दों को मौका ही ना मिले कि हमारे मुल्क में और दुनिया किसी भी कोने में बहाना बनाकर, लोगों का साथ लेकर, उनके जज्बात से खेलकर कोई आतंकवादी गतिविधि कर जाए। मौलाना साहब ये तो मानते हैं कि अलकायदा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर लगे हाथों ये भी कहते हैं कि हो ना हो भारत के दुश्मन युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें भड़का सकते हैं। हो भी बिल्कुल वही रहा है। भारत विरोधी ताकतें आग में घी डालती हैं और मोदी विरोधी ताकतें उसमें धर्म वाला एंगल डालकर दंगे का इरादा रखती हैं। ये समझने के लिए इस इंस्टाग्राम हैंडल को देखिए। इसका नाम है हमजा फिटनेस 99। इस हैंडल से भी मुस्लिम युवाओं को हमले के लिए उकसाया गया, आतंक का पाठ पढ़ाया गया। मगर जैसे ही ये भड़काऊ इंस्टाग्राम रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई, ये शख्स गायब हो गया। अब हमजा फिटनेस 99 सर्च करने पर पेज नॉट अवेलेबल का मैसेज आता है। अब ये शख्स एक नए नाम रॉकी फिटनेस 99 के साथ ऑपरेट कर रहा है। इस तरह के पेजेस हैं जो कि सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। अलकायदा ज्वाइन करने की बात कही जा रही है, बदला लेने की बात, रांची पुलिस की बात, पिस्टल की फोटो डाली जा रही है। कौन है ये लोग? आप लोग इस पर क्या काम कर रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया सेंटर? जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, ये एक समुंदर की तरह है। इसमें कोई जियो लोकेशन या जियो स्पेसिंग नहीं हो सकती कि आपको इंडिया में है तो सिर्फ इंडिया के ही दिखेंगे या बाहर के लोग पोस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक समुंदर की तरह है और इसमें से हम इसको लगातार हम स्क्रूटनी करते रहते हैं कि किस टाइप के लोग हैं जो इस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं या हमारे यूथ को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमारे नोटिस में आता है, हम हमारी जो नोडल यूनिट है IFSO, उनको हम एस्केलेरेट करते हैं और वो फिर बाकी की कार्यवाही करते हैं। अब एक और इंस्टाग्राम अकाउंट की पड़ताल करते हैं। इस अकाउंट का नाम है ITS अरमान किंग 987। ये शख्स न सिर्फ लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है, बल्कि बंदूक दिखाते हुए रांची पुलिस पर हमले की धमकी तक दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे, इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसके सबूत हैं। गौर से देखिए, इसके इंस्टा अकाउंट पर इसका नाम मेंशन है और नीचे जो स्क्रीनशॉट इसने शेयर किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो रांची पुलिस को सजा देना चाहता है वो ज्वाइन करें। इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा वायरल कराने के लिए इसने म्यूजिक भी फिट कर रखा है और बैड बॉयज गाने का सिलेक्शन किया है। इसका इंस्टाग्राम अकाउंट इस वक्त भी एक्टिव है। अपने प्रोफाइल पर यह शख्स खुद को किंग डेविल अरमान कहता है, हरकतें भी वैसी ही करता है। कुछ घंटों पहले ही इसने अपनी इंस्टा रील में 3 अलग अलग वीडियो डाले हैं। पहला वीडियो देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ऐसे लोग क्या इरादा रखते हैं।
सब कुछ ऑन कैमरा है, मगर कुछ मौलाना अभी भी ऐसे हैं जो आंख मूंद कर ऐसी सोच रखने वालों को डिफेंड कर रहे हैं, उल्टे फैक्चुअली प्रूवन वीडियो को ही मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। अलकायदा ने चेतावनी दी थी कि मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आतंकवादी हमला किया जाएगा, जिसके बाद कई जो सोशल मीडिया पर यंगस्टर्स हैं उन्होंने पोस्ट डाले कि पाकिस्तान के झंडे के साथ अलकायदा को भारत बुलाओ, भारत में ज्वाइन करो। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये अलकायदा एक दहशतगर्द जो है तंजीम है और आज से नहीं, एक ज़माने से है, और इनको सपोर्ट करने वाले भी जो है बहुत सारे मुल्क हैं, कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, सऊदी है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये दहशतगर्द एक तंजीम है। मुसलमान कभी भी उसके फेवर में कोई भी सपोर्टिंग बयान नहीं दिया आज तक, न दे सकता है। ये जो आप बता रही सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उनको आना चाहिए, उनको करना चाहिए, ये जो है फ़र्ज़ी वाड़ा है, ये फ़र्ज़ी अकाउंट बन करके मुसलमान नौजवानों को बदनाम करने की साजिश है, और उनके नाम से ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह में चलाया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। मुस्लिम जो नौजवान कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। मौलाना साहब की गलतफहमी दूर करने के लिए हम कुछ और सबूतों की बात करते हैं, कुछ और दंगाई सोच रखने वाले इंस्टाग्राम हैंडल्स को खंगालते हैं। नारे तकबीर! इसमें एक और नाम है आर्यन इंशा 06 का। इस अकाउंट से भी आतंकी संगठनों का प्रमोशन हुआ। इंस्टा रील के पीछे ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज फिट की गई और इसमें भी वही मैसेज दिया गया। कौन कौन वेट कर रहा है अलकायदा का? जॉइन अस। सोशल मीडियाज़ के ऊपर बाकायदे भड़काऊ जो है ट्वीट्स किए जा रहे हैं, वीडियोस डाले जा रहे हैं, जिसमें ये जो है मैसेजेस देने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस्लाम खतरे में है। उसका जो है रेडिकलाइजेशन के लिए बड़े पैमाने पर अलकायदा इस्तेमाल कर रही है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि इस तरीके से सोशल मीडिया कि इस्लाम खतरे में नहीं है। खतरे में हम हो सकते हैं, हमारा दीन नहीं खतरे में है। आप इस बात को समझ लीजिए। ये जो लोग कहते हैं इस्लाम खतरे में, सबसे पहले ये कहना शुरू करते हैं इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं। इस्लाम को कौन सा खतरा है? ये जुमला जो सेंटेंस है, इसका सहारा लेके इस्लाम खतरे में है। जो बेचारे नहीं जानते हैं, सब तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो ज़रा सा एक्साइट हो जाते हैं। आप समझ गए कि अभी इस्लामी नहीं तो हम कैसे रहेंगे, ये ना इस तरह से। अब वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ये असल में जो लोग डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहते हैं वो ये सब हरबे, ये आले, ये तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है। एक और इंस्टा हैंडल देखिए, अदनान 007X से भी सेम वही मैसेज फैलाया गया, युवाओं को भड़काया गया, मगर अब ये हैंडल भी नॉट अवेलेबल है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें AM एनाबिया नाम का हैंडल भी मिला। गौर से देखिए, इसने अपनी इंस्टा स्टोरी में ISIS को प्रमोट किया, ओवैसी का पोस्टर लगाया, NRC NPR CAA वाला टैक्स चिपकाया, मगर इसका अकाउंट भी अब नॉट अवेलेबल है। दंगों वाली ये नई क्रोनोलॉजी समझिए। ये सारा काम कितनी चालाकी से हो रहा है। पहले एक अकाउंट से अलकायदा ज्वाइन करने वाला टेक्स्ट वायरल कराया जाता है, फिर वो अकाउंट बंद हो जाता है, दूसरे नाम से एक नया अकाउंट खुल जाता है, और इस तरह दंगों के मास्टरमाइंड अलग अलग नामों से ऑपरेट करने लगते हैं, हिंसा की नई स्क्रिप्ट लिखने लगते हैं। पता सबको है, मगर कहने से सब बचते हैं। इस तरह की पत्थरबाजी और सारी घटना हुई, उसके बाद कई सारे जो यंग हमारे मुस्लिम लड़के हैं उनके अकाउंट पर इस तरह के पोस्ट उनकी तरफ से किया जा रहा है कि अलकायदा को सपोर्ट करें, पाकिस्तान के। उनको क्या एक मैसेज देंगे आप, क्योंकि ये तो देश के खिलाफ हो जाती हैं चीज़ें। सिस्टर, हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं और हम तो मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो फेक नामों से चलाए जाते हैं, फर्जी नामों से चलाए जाते हैं। चलाता कोई और है, नाम सुलेमान का है, चलाता कोई और है, नाम उस्मान का है, चलाता कोई और है, नाम अब्दुर्रहमान का है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई जिस दिन हो जाएगी, साइबर क्राइम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा, तो यकीनन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हम फिर से मजम्मत करते हैं अलकायदा की। वो नौजवान जो अलकायदा की ताउन की अपील करते हैं, उनकी भी मजम्मत करते हैं। पुलिस से मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन बहुत सारे फर्जी नामों से, फर्जी आईडी से इस तरीके के भड़काऊ मैसेजेस आम किए जाते हैं ताकि देश का माहौल ख़राब हो, हिंदू मुसलमान हो।
इस साजिश में सिर्फ देसी हैंडल्स, देसी इंस्टाग्रामर्स नहीं, विदेशी ताकतें, विदेशी हैंडल्स भी लगातार फेक न्यूज के जरिए अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की फिराक में है। मसलन तेहरान टाइम्स को ही ले लीजिए, इसने पाकिस्तान में हुए प्रदर्शन को इंडिया से जोड़ दिया, पाकिस्तान वाला वीडियो इंडिया एंगल से फिट किया और फेक न्यूज का एजेंडा चला दिया। इसी तरह खुद को ग्लोबल कॉरेस्पॉन्डेंट कहने वाला सीजे वर्लेमैन पहले दिन से हिंसा की आग में फेक न्यूज वाला घी डाल रहा है, मुसलमानों को भड़का रहा है। कुछ घंटों पहले ही इसने ये ट्वीट किया है। इसने जो वीडियो शेयर किया वो 2022 का नहीं 2020 का है। बरेली पुलिस ने जवाब भी दिया, मगर उस फेक हैंडलर के ट्विटर प्रोफाइल पर अभी भी वो ट्वीट एक्टिव है। हेट स्पीकर्स, फेक न्यूज हैंडलर्स की ये लिस्ट लंबी है, इसलिए सावधानी में ही बेहतरी है। जिस तरीके से मेरे संज्ञान में आया है, मेरे इल्म में आया है कि टेररिस्ट तंजीमें जैसे अलकायदा और दूसरी टेररिस्ट तंजीमें युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, मैं तमाम युवाओं को, ख़ास तौर से मुस्लिम युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी तंजीम की बातों में ना आए। धमकी भरे लेटर्स जारी किए गए हैं अलकायदा की तरफ से, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि उत्तर प्रदेश को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, दिल्ली को बम धमाकों से उड़ाया जाएगा, वहाँ पर इस तरीके के धमाके किए जाएंगे जिसमें बच्चों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो हालात हैं, क्या अलकायदा उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा करके देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, इससे पहले भी हिंदुस्तान के अंदर हो चुका है, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो चुका है और मुंबई बम ब्लास्ट हो चुके हैं। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर बहरहाल ख़तरा तो है, और भारत सरकार को, हमारी केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय है, इस वक्त इसको बहुत एक्टिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान के अंदर अगर इस टाइप के लोग मिले तो उनके ऊपर लगाम लगा के जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। एक लाइन में समझे तो इस वक्त साइबर आतंकवाद और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन अपने चरम पर है। भारत को सुलगाने की एक बहुत बड़ी साजिश एक्टिव है, मगर जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर दंगों वाली रील बना रहे हैं, उन्हें वायरल करा रहे हैं, वो सावधान हो जाएं। देश के कोने कोने में एक एक अकाउंट पर पुलिस की पैनी नजर है। अलग अलग पेजेस हैं जो जानकारी मिल रही है कि पहले एक शख्स एक आईडी से इंस्टाग्राम पे डालता है अलकायदा ज्वाइन करें, फिर आईडी बदल जाती है, फिर वो ये अपील कर रहा है कि देश के इन हिस्सों में टेरर अटैक या अलकायदा ज्वाइन करें। और इस पर आप लोग कैसे इनकी पहचान कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों से अपील कर रहा है कि वो इनके साथ जुड़ें, इससे कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है? ये जो रेडिकलाइजेशन है एक नया फिनोमिना नहीं है, ये पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण इसकी रीच है, ये जो पहुंच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोई भी एक ट्विटर है, अगर अकाउंट में कुछ आता है तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, एक आग की तरह वो फैलता है। तो नेचुरली हम इस पर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग रखते हैं। हमारा सोशल मीडिया सेल है वो 24 घंटे ऑपरेशनल है, और जैसे ही कुछ ऐसा आता है तो हम जो कंसर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी लिखते हैं कि ये भड़काऊ है या गलत है, हमारे अमन शांति के लिए खतरा है, कम्युनिटी में ये डिसहार्मनी फैला रहा है, तो उसको हम एक तो हटाने के लिए लिखते हैं और एक उसकी पहचान के लिए भी लिखते हैं। लेकिन कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ वैसे ही फ़न के लिए लिख देते हैं, मतलब मजाक में लिख दिया या कुछ वैसे ही कर दिया, तो वो समझते नहीं है कि इसकी रिपरकशंस कितनी हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से अपील करूंगी कि कोई भी यंगस्टर अगर इसका मिसयूज़ करते हैं तो वो ये ना सोचें कि वो स्कॉट फ्री, कि वो उसका उनको कुछ वो नहीं भरना पड़ेगा, हर्जाना नहीं भरना पड़ेगा। उनकी पहचान होगी, लीगल एक्शन होगा, और वो अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आग बिहार के छपरा में लगी और इस पर कविता ओवैसी ने हैदराबाद से सुनाई। आग गोपालगंज में लगी, इस पर तंज राहुल गांधी ने कसा। हरियाणा के पलवल में हिंसा हुई, इस पर ट्वीट अखिलेश यादव ने लखनऊ से किया। जब से अग्निपथ योजना आई है तब से नेताओं को सियासी फायदे की एक स्कीम मिल गई है। सेना में 4 साल की नौकरी मिलेगी, 22 साल के नौजवान को करीब 12 लाख रुपए मिलेंगे। इसको लेकर सबसे ज्यादा हंगामा नेता और इन नेताओं के कार्यकर्ता मचा रहे हैं। कुछ वक्त पहले रेलवे के एग्जाम को लेकर भी ट्रेन जलाई गई थी, बिल्कुल वही पैटर्न फिर दिखा। इस विरोध प्रदर्शन में कितने सही में नौजवान हैं और कितना नेताओं का प्लान है, समझिए इस रिपोर्ट से।
गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस पर जानलेवा हमला किया। जिसने वीडियो बनाने की कोशिश की उसको मारा। बिहार से लेकर हरियाणा आग ही आग, पत्थर ही पत्थर, तोड़फोड़ ही तोड़फोड़। आज का उपद्रवी, कल का सैनिक। आज से खेलने वाले कम से कम देश के सैनिक नहीं बन सकते। आज कह रहे हैं कल का सैनिक बनना है। देश की रक्षा करनी है और आज इन्हीं से रक्षा करनी पड़ रही है। क्या कल का सैनिक आज बसें जला सकता है? नहीं, कभी नहीं। जिसके दिल में देश के लिए सम्मान होता है, जो देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहता है, क्या वो आज किसी सुरक्षा कर्मी पर ऐसे हमला कर सकता है? अग्निवीर बनने से पहले, अग्निपथ पर चलने से पहले आग का सबसे खतरनाक खेल शुरू हो गया। कल का सैनिक आज अपने देश को जला नहीं सकता। सेना के जवानों की भर्ती के लिए नया रास्ता खोला, नई योजना लॉन्च की। उस दिन विरोध नहीं हुआ। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो शहर शहर सड़कों पर आग लगना शुरू हुई? इनके दिमाग में मोदी विरोधी चिप आखिर किसने लगाई और क्यों? जैसे ही अग्निपथ में राजनीति की एंट्री हुई, जैसे नेता घुसने लगे, उपद्रव बढ़ने लगा। राहुल गांधी ने रैंक और पेंशन पर सवाल उठाया। प्रियंका गांधी ने 4 साल बाद नौकरी की गारंटी को मुद्दा बनाया। अखिलेश यादव ने ठेकेदारी करण तक कह डाला। तेजस्वी यादव तो एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने ट्रेन अग्निवीर के चरित्र पर ही सवाल उठा डाले। सोशल मीडिया में #मोदी मस्ट रिजाइन, #वी अगेंस्ट अग्निपथ स्कीम पर बैक टू बैक ट्वीट हुए। हर किसी के टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। एक नैरेटिव सेट किया गया। अग्निवीर युवाओं के पक्ष में नहीं, युवाओं के खिलाफ है। भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं चाहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पहन तो। जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नई बात हम यहाँ से रोड से उठाएंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल, हम नहीं जाएंगे। हम मरे हुए समान हैं। हमारी सांसें छीन ली गई हैं। छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा है। इस वीडियो में ये शख्स दावा कर रहा है
सरकार के विरोध में 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। खुद इस वीडियो को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। फांसी लगाने वाले 62 लोग कौन थे, किस बात का विरोध था, कुछ नहीं बताया गया। हाँ, जो मैसेज देना था, जो नैरेटिव सेट करना था, वो जरूर कर दिया गया। मोदी सरकार का विरोध हो और उसमें असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? अग्निवीर पर बवाल हुआ तो ओवैसी ने अग्निपथ 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 करना शुरू कर दिया। अग्निवीर के नाम पर क्या क्या अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? क्या भ्रम पैदा किया जा रहा है? सच क्या है, झूठ क्या है, सच्चाई को क्यों दबाया जा रहा है? एक एक डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि अग्निपथ में अफवाह का पेट्रोल किसने डाला। देश में सबसे पहले बिहार से अग्निवीर का विरोध शुरू हुआ, जिसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और फिर यूपी तक पहुंचा। बिहार में जो विरोध हुआ, जो आगजनी हुई, क्या वाकई में यह अग्निपथ का विरोध है या युवाओं को अग्निवीर के नाम से गुमराह किया गया है? क्योंकि कैमरे पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव कुछ ऐसा कहते रिकॉर्ड हो गए, जिसको कैमरे से छिपाना था। अग्निवीर की बहाली नहीं है, ये हमारे संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। हमारे जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रदत्त आरक्षण दिए हैं, उसके विरोध में ये सब कहानी रचा जा रहा है। अब उसके कहानी क्या है कि अगर हमको सरकारी योजना में आरक्षण मिलेगा, सरकारी रोजगार में आरक्षण मिलेगा, अब ये बायलैटरल करेगा तो सरकारी तो हुआ नहीं, तो इसमें रिजर्वेशन होगा नहीं। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग, जो जितने भी लोग हैं, उसको आउट करने के लिए, और इसीलिए अग्निवीर की बहाली हो रही है। हम लोग इसके पुरजोर विरोध करते हैं और किसी कीमत पर बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कैमरे पर नेताजी बोल रहे हैं अग्निवीर आरक्षण विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, संविधान विरोधी है और बिहार में अग्निवीर को लागू नहीं होने देंगे। अफवाह फैलाना सबसे आसान काम होता है। अफवाहों का जो रिएक्शन होता है, उससे नुकसान आम जनता का होता है। कहीं बस तोड़ी जाती है, कहीं आग लगा दी जाती है, ट्रेन को खाक में तब्दील कर दिया जाता है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की आग आज पूरे बिहार में भड़क गई। एक साथ कई जिलों में छात्र सड़कों पर उतर गए, रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया और कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी गई। छपरा स्टेशन पर भी एक जो निरीक्षण यान लगा हुआ था, जिससे रेलवे के अधिकारी सफ़र करते हैं, ट्रैक का निरीक्षण करते हैं, उसको आग के हवाले कर दिया गया। और देखिए किस तरह से नुकसान पहुंचा है। जो डब्बा है उसमें जब आग यहाँ पर लगाई गई है तो कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है। उस समय रेलवे के जो भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे, उनको छात्रों ने भगा दिया। ये सुबह ही ट्रेन गोरखपुर से आई थी रेलवे के अधिकारियों को लेकर, और जब यहाँ पर ये डब्बा लगा हुआ था तो जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उन्होंने आग लगा दी। और देखिए किस तरह से अंदर कुछ भी बचा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो पंखे हैं वो किस तरह से नीचे गिर गए हैं, और ऊपर की तस्वीर भी आप देखेंगे तो कुछ भी ऊपर बचा हुआ नहीं है। वॉशरूम का हिस्सा था वो भी पूरी तरह से जल गया, और खिड़कियां किस तरह से देखिए बिल्कुल गल सी गई हैं। काफ़ी देर तक आग लगी रही, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं बचा है। ये आप देखिए अंदर की तस्वीरें कितनी भयावह दिखती हैं, कुछ भी नहीं बचा है और सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। ये हिस्सा रहा जो वॉशरूम का, आप देखिए जो कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एक बेसिन दिखाई दे रहा है। यहाँ आगे के हिस्से में देखिए ये जो बैठने की जगह है, इसके अलावा जहाँ खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सब भी पूरी तरह से जल गया। तो छात्रों का गुस्सा आज जिस तरह से भड़का है उसका कई जगहों पर असर देखने को मिला, और छात्रों ने रेलवे को खास तौर से टारगेट किया। और ये उसी डब्बे का जो इंजन है वो है। और यहाँ भी आप देखिए किस तरह से जो ड्राइवर के बैठने की जगह है उसकी सीटें देखिए वो किस तरह से बिल्कुल जला दी गई हैं। जो इसके शीशे हैं वो पूरी तरह से तोड़ दिए गए। ये डब्बे का शीशा देखिए, यहाँ पर पीछे का हिस्सा। चूँकि काफ़ी संख्या में छात्र थे, करीब 1000 की संख्या में छात्र थे, इसलिए उनको रोकना काफ़ी मुश्किल हुआ। और यहाँ भी आप ऊपर के हिस्से से देखिए, जितना भी यहाँ शीशा लगा हुआ था सब कुछ जल चुका है। छात्र विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ योजना की
स्कीम लाई है और उसमें ख़ासतौर से जो 4 साल तक के लिए ही जो सेवा की बातें कही गई हैं उसको लेकर छात्र काफ़ी नाराज़ हैं और इसलिए उनका गुस्सा लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए अंदर की तस्वीर, यहाँ भी किस तरह से जो चेयर है वो बिल्कुल तरह से जल चुका है और आगे के हिस्से में आप देखिए जो शीशे हैं वो बिल्कुल टूट गए हैं। रेलवे स्टेशन पर दूसरी जगहों पर भी छात्रों ने इसी तरह से हंगामा मचाया। इससे पहले शहर का जो मुख्य इलाका है वहाँ पर बसों को निशाना बनाया गया और इसी तरह की तस्वीर कई दूसरे ज़िलों से भी आई है। एक साथ लगातार कई ज़िलों में जिस तरह से छात्र आज प्रदर्शन के लिए उतरे हैं, किसी को इस बात का अनुमान नहीं था कि एक साथ इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होगा। तो हरियाणा के पलवल में पुलिस की 5-5 गाड़ियों को राख बना डाला। बिहार के बाद अब हरियाणा के पलवल में भी सेना में जो भर्ती की योजना सरकार लेकर आई है, सेना लेकर आई है अग्निपथ, उसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। इस वक्त हम हरियाणा के पलवल इलाके में हैं और आप देखें कि मेरे ठीक पीछे ये दोनों गाड़ियां जो कि जलकर राख हो चुकी हैं दरअसल पलवल पुलिस की हैं। दरअसल पलवल में पहले तो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे इस अग्निपथ योजना का और उसके बाद जब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी तो प्रदर्शनकारी उग्र हुए। तो उसके बाद जो पलवल पुलिस थी उन्होंने जो है हल्का फुल्का लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भीड़ इतनी उग्र हुई कि पहले तो पत्थरबाजी की गई और उसके बाद जो पलवल पुलिस की गाड़ियां थी एक के बाद एक करके 5 गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। आप देखें 2 गाड़ियां तो ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी और उसके बाद ये 3 गाड़ियां और हैं जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया। फिलहाल आप देखें इन गाड़ियों में अभी भी जो पुलिस के जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उनकी कैप वगैरह अभी भी इसमें पड़ी हुई है, जलकर राख हो चुकी हैं। तीनों पुलिस की गाड़ियां हैं। फिलहाल स्थिति को कंट्रोल अब जो है कर लिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी कितने उग्र थे इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि तमाम जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से बहुत सारे ऐसे प्रदर्शनकारी थे जो कि पलवल जिले के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके सरकारी आवास में वो घुस गए, तोड़फोड़ की, जिसके बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने हवाई फायर भी किया और जैसे तैसे भीड़ को तितर बितर किया। फिलहाल जो हालात हैं यहाँ सामान्य कर दिए गए हैं, लेकिन अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पलवल में ऐसा कोहराम बचा जिसकी आशंका न पुलिस को थी न सरकार को। जिला उपायुक्त आवास पर बाहर से पत्थर चल रहे थे, अंदर से हवाई फायरिंग हो रही थी। पलवल में हुई घटना के बाद जो एडीजी साउथ रेंज हैं डॉक्टर एम रविकिरण वो पहुंचे हैं, साथ में जो एसपी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और तमाम जो घटनास्थल है उसका ब्यौरा लेने के लिए पहुंचे हैं। खुद जो एडीजी रविकिरण आप देख सकते हैं फ्रेम में, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। पूरी स्थिति का जायजा खुद एडीजी जो हैं वो ले रहे हैं। साउथ रेंज हैं एडीजी डॉक्टर एम रविकिरण, एसपी जो हैं वो समझा रहे हैं कि एक एक चीज़ के बारे में। ये वही कमरा है जो कि डीसी आवास में बने कैंप ऑफिस का सुरक्षा कर्मियों का कमरा है और इसमें भी आग के हवाले कर दिया था उग्र प्रदर्शनकारियों ने। और इस वक्त कमरे के अंदर एडीजी हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों में जो है उग्र प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। कैंप ऑफिस में जो सीसीटीवी लगे थे उन्हें भी तोड़ने की कोशिश की गई ताकि किसी भी तरीके से सीसीटीवी में किसी भी प्रदर्शनकारी का चेहरा रिकॉर्ड ना हो सके। दरअसल पलवल में अग्निपथ योजना जो है सेनाओं में भर्ती की, उसके विरोध में जो है ये तमाम प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद जमकर तोड़फोड़ की गई। 3 एसएचओ की गाड़ी में आग लगाई गई, एक चौकी इंचार्ज की गाड़ी में आग लगाई गई, एक पीसीआर वैन को आग के हवाले किया गया और जो कैंप ऑफिस है डीसी कार्यालय में बना उसमें खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ यहां पर की गई। पलवल में 2 एसएचओ समेत 15 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस की 5 गाड़ियों को आग लगाई गई। डीसी आवास में तैनात गार्ड से 20 गोलियां छीन कर ले गए उपद्रवी। वायरल वीडियो सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है। 18 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ को भड़काया था, जिसके बाद एकदम से हिंसा शुरू हुई।
अग्निवीर के नाम पर ऐसे आग लगाई गई जिसकी तपिश काफी वक्त तक महसूस की जाएगी। पहले सुनिए युवाओं के दिमाग में क्या क्या बात डाली गई है। 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा, तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधर रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे? हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, बाप माता पिता के सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। 4 साल बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। 4 साल का टीओजी कर दिया गया, उसको 15 साल 18 साल जो ऑलरेडी पहले से था एग्जिस्टिंग, उसको वही कर दिया जाए। सबसे ज्यादा सवाल 4 साल बाद क्या होगा इसको लेकर है। सबसे पहले जवाब यहीं से शुरू करते हैं। भ्रम फैलाया गया है अग्निवीर का भविष्य असुरक्षित है, जबकि 25% अग्निवीर सेना में स्थायी होंगे। 4 साल बाद पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। एक मुश्त रकम और रोजगार के लिए लोन मिलेगा। भ्रम फैलाया गया अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, जबकि 25% अग्निवीर जो सेना में स्थायी नौकरी करेंगे उनको पेंशन मिलेगी। ये भी अफवाह उड़ाई जा रही है अग्निवीर की सैलरी कम होगी, उनके साथ पक्षपात होगा। पहले साल में 30,000 महीने सैलरी होगी, 21,000 हाथ में आएगी, 9,000 रुपए कॉर्प्स फंड में योगदान होगा। इतने पैसे सरकार भी देगी। दूसरे साल में सैलरी 33,000 रुपए हो जाएगी, 23,100 रुपए हाथ में आएंगे। अब 9,900 रुपए कॉर्प्स फंड में योगदान देना होगा। तीसरे साल में 36,500 रुपए सैलरी हो जाएगी, 25,580 रुपए हाथ में आएंगे, 10,950 रुपए कॉर्प्स फंड में जमा होगा। सरकार भी इतना योगदान करेगी। चौथे साल में सैलरी 40,000 महीने होगी, 28,000 हाथ में आएंगे, 12,000 कॉर्प्स फंड में। 4 साल बाद 11.71 लाख रुपए सेवानिधि पैकेज के रूप में मिलेंगे। एक और अफवाह उड़ाई गई कि अग्निवीर सिर्फ 12वीं पास ही रह जाएंगे। ये भी गलत है। जो अग्निवीर आगे पढ़ना चाहेंगे उनको पढ़ाई करवाई जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि 4 साल में सेना के प्रति, अपनी रेजिमेंट के प्रति कम जुड़ाव होगा, जबकि एक बार जो शख्स सेना में वर्दी पहन लेता है, जो सेना का हिस्सा बन जाता है, उनके दिल में हमेशा सेना के प्रति सम्मान जिंदा रहता है। इस वक्त एक बड़ी खबर, कल शुक्रवार है और जुमे को देखते हुए गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है। इसके लिए ड्रोन कैमरों से मंदिर के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। गोरखनाथ मंदिर और इसके आसपास के मकानों पर पुलिस ड्रोन से पहरेदारी कर रही है। मंदिर से सटे कॉलोनियों की छतों की विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है। पिछले जुम्मे को जिस तरह से यूपी में हंगामा मचा, उसे देखते हुए पुलिस कल कोई चांस नहीं लेना चाहती। इसके लिए हाई डेफिनेशन कैमरे वाले ड्रोन से एक एक इंच की लोकेशन पर पुलिस नजर बनाए हुए है। गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भी स्कैनिंग की जा रही है और मंदिर के कैंपस को मानिए छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गोरखनाथ मंदिर के कोने कोने में पुलिस तैनात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।